ओके जी, लेट्स स्टार्ट प्रोसेस कास्टिंग। जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये भी जिस बुक से लिया गया है वो कॉलम ड्यूरी है। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। A chemical compound is made by raw material being produced through two processes. The output of process A is passed to process B, where further material is added to the mix. The details of the process costs for the financial period number 10 were as shown below. यानी financial period number जो है वो 10 है, हो सकता है ये 10th of month हो, ठीक है, या 10th month हो, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो प्रोसेस ए के अंदर जो है क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, प्रोसेस प्लांट टाइम, यानी प्लांट ओवरहेड्स हो गए। प्रोसेस बी में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोसेस प्लांट टाइम। उसके बाद है द डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर पीरियड 10 वाज 6840 पाउंड्स एंड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट्स ऑफ ईच प्रोसेस ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस। उसके बाद प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के हवाले से हमारे पास आउटपुट्स का बताया गया है। एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज प्रोसेस ए 80% ऑफ इनपुट। इसका मतलब है जो इनपुट है 20% हमारा नॉर्मल लॉस है एक्सपेक्टेड, और 80% जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आउटपुट हो। उसके बाद प्रोसेस बी में इसी तरीके से 90% ऑफ इनपुट है, मींस 10% हमारे पास नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, और ये एक्चुअल आउटपुट है। फिर हम कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन की कैलकुलेशन में कि हमारे पास गेन है या लॉस है। Assume no finished stock at the beginning of the period and no work in progress at the end, either at the beginning or at the end of the period। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारे पास ना ही कोई ओपनिंग यानी बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है और ना ही एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है। हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस है स्पेशली इसको आप देखें, ये हमारे पास ऐसी कोई ना बिगनिंग में है और ना ही एंड में है, ठीक है। और फिनिश स्टॉक भी हमारे पास कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल लॉस इज contaminated of material which is sold as a scrap for 0.50 pounds per kg from process A and pound 1.825 per kg from process B, for both of which immediate payments is received, यानी कैश पे सेल हुई है इनकी स्क्रैप की। रिक्वायर्ड क्या है जी आपको, you are required to prepare the accounts for the period 10 for process A, process B, normal loss or gain, abnormal loss or gain, finished goods and profit and loss extract। तो ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दफ़ा आप देखेंगे तो इसमें आपको फर्दर रिकॉल हो जाएंगे, लास्ट मोमेंट में भी हमने ये चीज़ें बनाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली हम चीज़ों की तरफ जाते हैं जो हमारे पास इसके स्टेप्स बने हुए हैं। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस। स्टेप 1, और ये ध्यान में रहे हम अब वर्कआउट जो कर रहे हैं ये बेसिकली प्रोसेस ए पे कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस, ये हमारी हेडिंग यही रहेगी, इसमें जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो हम कैलकुलेट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब इनपुट में प्रोसेस ए को अगर हम देखें तो हमारे पास 2000 kg मटेरियल जो है वो इनपुट है। इनपुट 2000 kg। अब इसमें से जो हमारा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है वो है 20%, क्योंकि हम उधर आउटपुट में देखें कि 80% जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तो इट मीन्स 20% हमारा नॉर्मल लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये बन जाएगा 400 kg में डाटा आ रहा है सारा, तो ये आ रहा है जी 1600। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है जी। अब अगर हम देखें कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जैसा कि उन्होंने बता दिया है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कोई नहीं है, यानी कोई भी ऐसा काम है जो वर्क इन प्रोसेस में वो ऐसा नहीं है। तो फिर हम देखते हैं जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है।
हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1600 kg और एक्चुअल आउटपुट जो है प्रोसेस ए में वो अगर आप देखें तो 1400 kg 1400 kg इट मीन्स क्या है, हमें जो लॉस हुआ वो मोर देन एक्सपेक्टेशन हुआ। मोर देन एक्सपेक्टेशन से जो लॉस हो तो उस लॉस को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो ये हो जाएगा 200 kg। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1600 kg आउटपुट, बट एक्चुअल आउटपुट हमारी कितना है 1400 kg और अब नॉर्मल लॉस 200 kg। तो क्या हम कहना चाह रहे हैं, हमने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल लॉस 400 kg, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से जो लॉस बढ़ जाए तो वो लॉस क्या कहलाता है, एबनॉर्मल लॉस। तो ये 200 kg हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो होते बेसिकली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इस पे अभी हमने काम कोई नहीं किया, हमारे पास नहीं है ये ऐसी बात। तो ये बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में भी नीड नहीं है इसकी, क्योंकि हमारे पास कोई ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस नॉट अवेलेबल, ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 को अब आपने देखना है। स्टेप 3 बल्कि इसको मैं ऐसे कह लूँ कि स्टेप 3 एंड 4 ये हम इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपने ऐसे करना है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, जो कैलकुलेशन है इसकी हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, नेट प्रोसेस कास्ट एंड पर यूनिट कास्ट बाय कास्ट एलिमेंट, बाय कास्ट एलिमेंट्स। तो ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। इसमें हम नेट प्रोसेस कास्ट और जो है पर यूनिट कास्ट बाय कास्ट एलिमेंट्स यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, अगेन डायरेक्ट लेबर, हमारे पास जो कास्ट अवेलेबल है, प्लांट ओवरहेड्स, और उसके बाद फोर्थ वन है डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। ठीक है जी, ऑल डाटा इज इन पाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी हमारे पास जो मटेरियल की कास्ट है उसके बारे में क्या क्या है। डायरेक्ट मटेरियल जो है 2000 kg एट 5 पर kg, ये इसकी कास्ट है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 2000 kg एट द रेट पाउंड 5। ठीक है, ब्रैकेट्स डाल लेते हैं। तो इसकी जो कास्ट हमारे पास बन जाएगी वो 10,000 बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करेंगे। उसके बाद लेबर की कास्ट देखते हैं, दैट इज 7,200 एंड प्रोसेस प्लांट टाइम 140 आवर्स एट 60 पर आवर। ये है जी हमारे पास 7,200 डायरेक्ट लेबर और प्लांट जो है 140 आवर्स है और रेट जो है वो पाउंड 60 है। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8,400। उसके बाद है डिपार्टमेंटल ओवरहेड। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड के बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें प्रोसेस ए के नीचे, द डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड 10 was 6,840 and is absorbed into the costs of each process on direct labor cost basis। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं वर्किंग वन, ताकि हमें फिर परेशानी ना हो। तो और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे वर्किंग वन, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोसेस ए, ये मैं पी ए लिख रहा हूँ और ये प्रोसेस बी लिख रहा हूँ। प्रोसेस ए में जो डायरेक्ट लेबर कास्ट है DLC लिख लेता हूँ 7,200 है
और बी में जो हमारे पास कास्ट है, प्रोसेस बी में डायरेक्ट लेबर कास्ट तो 4200 है। ये है जी 4200। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कास्ट हमारे पास कितना है? 11,400। ठीक है, और डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जो हमारे पास है वो है 6,840। ठीक है, तो ये अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि प्रोसेस ए में कितना हो। तो ये है जी, इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 6,840 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका जो रेशो है 7,200 डिवाइडेड बाय 11,400। तो प्रोसेस ए में जो डिस्ट्रीब्यूशन जाएगी इस रेशो से, तो वो बन जाती है जी 4,320। और प्रोसेस बी में अगर हम इसको देखें तो 6,840। अगेन हम इसको सेम फुटिंग्स पे लिख लेते हैं, उस तरह से भी कर सकते थे, इंटू 4,200 एंड डिवाइडेड बाय 11,400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है आपके पास 2520। राइट, अब इसको सम अप करें तो यही आपके पास 6840 बनना चाहिए। ठीक है, और ये हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली कि प्रोसेस ए में ये इतना जाएगा और प्रोसेस बी में इसका हिस्सा इतना होगा। तो वर्किंग वन में हम ये अब लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड है इसकी वैल्यू 4,320 है, जो वर्किंग वन से हमने डिराइव की है। राइट, अच्छा जी, उसके बाद जो आपने करना है, ये कास्ट आपको दे दी गई है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड की तरह की वर्किंग है, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में दे दी जाए। तो जनरली जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स की बात होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक अहम पॉइंट, जब आप ये कास्ट यहाँ पे लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपने देखना है कि अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दी गई है तो वो आपने यहाँ से माइनस करनी है सिर्फ मटेरियल की कास्ट से, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस। तो अब देखते हैं जी, स्क्रैप जो है हमारे पास प्रोसेस ए में 400 kg है, जो नॉर्मल लॉस का हमें बताया गया है। ठीक है, और जो रेट है वो हमें बताया गया है पाउंड 0.50। ये आप क्वेश्चन में देखें, इंफॉर्मेशन को अपने ध्यान में रखना होता है, इसलिए ये देखें, स्क्रैप फॉर 0.50 पर केजी फ्रॉम प्रोसेस ए, नॉर्मल लॉस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो लॉसेस हैं उसकी ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 200 बन जाएगा। तो ये आपने माइनस करना है जस्ट फ्रॉम मटेरियल कास्ट। ठीक है, अब और तो कोई नहीं, हमारे पास ऐसी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ना ही नॉर्मली होती हैं। तो अब हमारे पास जो नेट कास्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ये है 9,800, 7,200, 8,400, 4,320। राइट, अब इनको हमने, ये हमारे पास ये अगर हेडिंग देखें तो लिखा है जी नेट प्रोसेस कास्ट, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जाना है पर यूनिट कास्ट की तरफ, तो हमें यूनिट्स चाहिए जो हम यहाँ लिखें। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं जनरली कौन से होते हैं? ईपीयू वाले, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ईपीयू हमारे पास है नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट स्टेप 1 से हमें पता चल जाती है। ये देखें, नॉर्मल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट 1600 kg, 1600 kg। तो ये अब जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर आप इनको 1600 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एलिमेंट कास्ट एलिमेंट वाइज पर यूनिट कास्ट आ जाएगी, पर यानी केजी यहाँ पे जो यूनिट है हमारा। ठीक है, तो ये जब आप डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कास्ट है 9,800 डिवाइडेड बाय 1600,
ये हमारे पास बन जाते हैं 6.125 पर यूनिट कास्ट या पर केजी कास्ट, 6.125, और देन जो नेक्स्ट है 4.5, देन 5.25 एंड देन 2.70। इस सारे प्रोसेस को अगर आप सम अप करें तो देखें क्या बनता है हमारे पास, 6.125 प्लस 4.5 प्लस 5.25 प्लस 2.70, ये हमारे पास बन जाता है जी 18.575, 18.57 एंड 5। ठीक है, अब ये एक जेनेरिक प्रोसेस है जिसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन डिटेल। और अगर आप इसको एक वन लाइन फार्मूला में कैलकुलेट करें तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जितनी भी हमारे पास कास्ट्स हैं टोटल, ठीक है, ये वाली 10,000, 7,200, 8,400 एंड 4,320, ठीक है, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 10,000 प्लस 7,200 प्लस 8,400 प्लस 4,320, ये बन जाती है हमारे पास 29,920। ये बेसिक्स जो कास्ट हमारे पास बताई। तो देखें इसको, मैं आर लिख लेता हूँ, 29,920, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, ये हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ये 200 डिवाइडेड बाय इनपुट मटेरियल दैट इज 2000 kg माइनस नॉर्मल लॉस 400 kg, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अब ये हम माइनस करते हैं तो ये आ जाते हैं 29,720 डिवाइडेड बाय 1600। ट्राई दिस, तो हमारे पास पर यूनिट कास्ट देखते हैं कि क्या आ जाता है। ये डायरेक्टली आपके पास 18.575 बन जाए। ये दोनों वेज हैं, ये दोनों वेज आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं किसी भी मोमेंट में। ये नहीं है कि आप ये वन लाइन वाला अगर आपको मेमोराइज हो गया है, आसान लगा है, तो ये आप कर लें। ये आपको दोनों ज़रूरत पड़ेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। जब आप फिर कंफ्यूज होते हैं तो वो यही पॉइंट्स होते हैं कि कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये जनरल जेनेरिक फॉर्मेट है जो आपके सामने है इन डिटेल, और ये आपके पास वन लाइन फार्मूला फॉर्मेट है जो आपने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास स्टेप जो 3 एंड 4 है वो कंप्लीट हो गए, यानी नेट प्रोसेस कास्ट एंड पर यूनिट कास्ट बाय कास्ट एलिमेंट्स। होपफुली ये आपको अब क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेप 5। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, राइट। तो इसमें अभी हमारे पास इन डिटेल फॉर्मेट मौजूद है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अब मैं हर बार वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। जहाँ ज़रूरत होगी तो आपको फर्दर वो डिटेल में करके भी दे दूंगा। अदरवाइज आपने यहाँ पर जो चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले वो है कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, ठीक है जी। अब जो एक्चुअल आउटपुट है जो कंप्लीट हुए हैं वो है कितने, 1400 kgs, ठीक है। और जो रेट होगा, ये जो हमने अभी पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट की है, यही होगा पाउंड्स 18.575। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वह है इन पाउंड्स 26,005, ठीक है। ये इन डिटेल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यानी कास्ट एलिमेंट वाइज भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तीन चारों तो उनका सम भी यही बनेगा। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, बल्कि इकट्ठे ही इनको पर यूनिट के हिसाब से सॉल्व कर लिया, ताकि ज़्यादा हम जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस में ना जाए और लेंथी ना बनाए क्वेश्चन को खाम खाम। ठीक है, बहरहाल वो आपको स्टेप्स आने चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है।
अच्छा जी, अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में नॉर्मली और क्या होता है, यहाँ पे कास्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस होता है, कास्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, तो वो यहाँ नहीं है। उसके बाद कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे ये जनरल जो चीज़ है मैं वही लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में जो बताई जाएंगे उसके हिसाब से भी देखते हैं। कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस आपको पता है यहाँ पर हमारे पास इनकर हुआ था, तो एबनॉर्मल लॉस की जो वेट था, यानी ये देखें 200 kg, तो ये 200 kg मल्टीप्लाइड बाय रेट, अगेन हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे 18.575। इसकी एजम्पशन ये है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस भी एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ था, जब उसके ऊपर तमाम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, हर चीज़, तमाम एलिमेंट्स जो है वो इनपुट के तौर पर काम कर चुके थे। तो इसके इन यूनिट्स के ऊपर, इन केजीज के ऊपर भी हम वही पर यूनिट कास्ट लगा रहे हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3715। तो ये आपके पास दो चीजें आ गई। ठीक है, इसको डबल अंडरलाइन कर लें, जरूरी नहीं कि सम आप करें आप इसको। ठीक है, सिंपली डबल अंडरलाइन कर लें जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल। उसके बाद लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है प्रोसेस अकाउंट। मैं यहाँ बना लेता हूँ प्रोसेस अकाउंट। तो ये समझ लें, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है जी। अब देखिए, इनपुट में हमने क्या किया था, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल इनपुट किया था। कितना इनपुट किया था जी, 2000 kg, और उसकी कास्ट हमारे पास क्या थी, पाउंड्स लिख लें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 10,000 kg, 10,000 पाउंड, सॉरी 2000 kg इनपुट था मटेरियल, और उसकी कास्ट क्या थी, 10,000 पाउंड। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमारे पास थी 7,200। प्लांट ओवरहेड्स ये हमारे पास है 8,400। और उसके बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, इसका जो शेयर था वर्किंग वन से, यहाँ पे भी मेंशन आप कर दें, वर्किंग वन 4,320। तो ये है आपके पास इनपुट्स। अब आउटपुट्स क्या है, ये आपके सामने है, यूनिट्स कंप्लीटेड। यहाँ पे आप लिख लें कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। तो ये कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं जी, 1400 kg, और इनकी जो वैल्यू है वो है 26,005 पाउंड्स। उसके बाद नॉर्मल लॉस, ये है जी हमारे पास 400 kg। ठीक है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमारे पास थी 200। अगर स्क्रैप वैल्यू ना होती तो यहाँ ये आंसर पाउंड्स वाले कॉलम में 0 होता, केजी में जस्ट लिख लेते। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, ABL मैंने लिख दिया है, तो ये है 200 kg, और इसकी वैल्यू आपके सामने है 3715। ठीक है, तो जस्ट ये चीज़ें अब कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे, केजीज को भी और कास्ट को भी। तो केजीज को अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास कितना है, 2000, और इधर से भी अगर आप टोटल करें तो 2000 kgs है। और कास्ट को टोटल करें तो ये हमारे पास देखें कितने बनते हैं, ये भी 29,920, और ये भी 29,920। इन दिस वे ये हमारा जो प्रोसेस ए है वो कंप्लीट हो गया। उसके कंप्लीट हमने जो है ना लॉजिक्स देखी, और कंप्रिहेंसिव वे में उसके जितने भी रिलेटेड इश्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है जी अब हमारा प्रोसेस बी अकाउंट। अगेन ये प्रोसेस थोड़ा रिपीट होगा, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं जी कि हम अब किस तरफ, डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस बी की तरफ।
अगेन स्टेप 1 जो है वो आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस। ठीक, अब इसमें देखें जो इनपुट है हमारे पास वो क्या है, प्रोसेस ए का जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी की इनपुट बन जाते हैं। तो यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम प्रोसेस ए 1400 kg। ठीक है, ये उसकी तरफ से इनपुट है प्रोसेस ए की तरफ से, क्योंकि देखें जो प्रोसेस ए का आउटपुट है 1400 kg, वो प्रोसेस बी का क्या है, इनपुट है। प्रोसेस बी के लिए वो क्या है, इनपुट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा फिर क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थर्ड लाइन सेकंड लाइन है, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज पास्ड टू प्रोसेस बी वेयर फर्दर मटेरियल इज एडेड टू द मिक्स। यानी और भी मटेरियल ऐड किया जाएगा, और मटेरियल प्रोसेस बी में हमारे पास देखें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल 1400 kg एट 12 पर kg, यानी और भी मटेरियल ऐड किया गया, एडिशनल मटेरियल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एडिशनल मटेरियल, तो उसकी जो वेट है वो भी 1400 kg है। ठीक है, बाई चांस, तो ये जरूरी नहीं है एक जैसा हो। तो ये हमारे पास अब टोटल जो इनपुट है वो क्या है, 2800 kg। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस, इसकी जो परसेंटेज है इसमें 10% है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 90% ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट को कहा हुआ है, तो इसका मतलब है 10% एक्सपेक्टेड लॉस है। तो ये बन जाएगा 280, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड या नॉर्मल आउटपुट। तो इट बिकम्स 2520 kg। अब हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेसेस हैं वो कोई नहीं है, इसका मतलब है अब हम इसे कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल आउटपुट के साथ। ठीक, अब एक्चुअल आउटपुट अगर हम देखें प्रोसेस बी में, तो वो हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर आपके सामने 2620 kg, 2620 kg, 2620 kg। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ और यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, बल्कि ये है कि जो हमारा नॉर्मल लॉस 280 एक्सपेक्टेड था, ये लॉस इतना नहीं हुआ बल्कि इससे कम हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई इन दोनों में ये डिफरेंस आता है। अब ये जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। तो ये 100 kg हमारे पास क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन। राइट, ये हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमने कैलकुलेशंस कर ली आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस की। उसके बाद स्टेप 2 हमारा अगेन जो है वो है ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो वो उसकी अभी इस क्वेश्चन में भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 एंड 4, स्टेप 3 एंड 4 यानी नेट प्रोसेस कास्ट एंड पर यूनिट कास्ट बाय कास्ट एलिमेंट। अब ये जहन में रहे, ये डिपार्टमेंट 2 है या प्रोसेस 2 है। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1 से हमें कास्ट भी आई हुई है और एडिशनल कास्ट हमारी अपनी इस डिपार्टमेंट में भी इनकर हुई हुई है। तो हम देखें इसको किस तरीके से इनपुट करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस ए, कास्ट फ्रॉम प्रोसेस ए, फिर डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ पे इनपुट किया गया एडिशनल, फिर डायरेक्ट लेबर कास्ट, और फिर प्लांट ओवरहेड जो भी कास्ट एलिमेंट्स हैं, और फिर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। प्रोसेस 2 है इस वजह से, अगर प्रोसेस 2 ना होता तो ये जो प्रोसेस ए हमने लिखा है ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल यहाँ ना होती। ठीक है, तो प्रोसेस ए से जो हमारे पास कास्ट आई हुई है
वो वैल्यू उसको कह लें या केजी भी कह लें, 1400 केजीज आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और उनकी जो कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड है, उसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट बन रही है 26,000 केजी, सॉरी 26,005 पाउंड्स, 26,005 पाउंड्स। ये हम डाटा इधर लिख लेते हैं कि इन पाउंड्स है, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास 26,005 पाउंड जो है वो कास्ट है जो इनपुट हुए यहाँ पे। फिर फर्दर डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है वो अगेन यहाँ पे भी 1400 केजी है, लेकिन एट द रेट 12 जो है वो पर केजी। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 16,800। उसके बाद डायरेक्ट लेबर यहाँ पे जो है वैल्यू उसकी 4,200 पाउंड्स है। प्लांट ओवरहेड जो हमें बताया गया है यहाँ पे, तो उसकी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं और वैल्यूज देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। प्रोसेस प्लांट टाइम 80 आवर्स एट 72.50। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 80 आवर्स है और 72.50। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 5,800 पाउंड्स। और डिपार्टमेंटल ओवरहेड अगेन वर्किंग वन की तरफ से हम देख लेते हैं कि प्रोसेस बी के लिए क्या वैल्यू थी वर्किंग वन में। ये आप देख सकते हैं 2520 प्रोसेस बी का शेयर था। तो ये हम लिख लेते हैं जी 2520, ये पाउंड्स में सारा डेटा आ गया। अब हम यहाँ से लेस कर लेते हैं अगेन स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है कितना दे देखिए आपके सामने है 280 केजी, और स्क्रैप का जो रेट यहाँ पे है वो है 1.825 पर केजी। ठीक है, 1.825 पर केजी। तो ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 1.825 पर केजी इन प्रोसेस बी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 511 यानी 511। तो ये अपने मटेरियल में से क्या करना है, माइनस करना है। ये देखिए यहाँ से जी हम सारी चीजें, अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकली नेट कास्ट। ठीक है, तो ये होगा 26,005, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये है जी हमारे पास 16,289, और ये हमारे पास वैसे रहेगा, और ये भी 5,800 और ये 2,520। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, चले लाइन ना भी लगे हैं क्योंकि मैंने पहले नहीं यूज की, यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स मैंने आपको बताया हुआ है, नॉर्मली हम कौन से लिखते हैं, ईपीयू। इफ नॉट अवेलेबल तो देन हमारे पास एक ही चीज होती है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ईपीयू की रिप्लेसमेंट में ही। ठीक है, तो वो यूनिट्स अब हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट आप देख सकते हैं 2520 केजीज। तो ये सब के लिए यही है 2520, 2520 एंड 2520, ये केजीज में डाटा है सारा। ठीक है, ये मिक्स नहीं करना है, ये सारे केजीज है। अब हमें चाहिए पर यूनिट कास्ट। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जो है वो कास्ट एलिमेंट वाइज नहीं कैलकुलेट कर रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली वही फार्मूला लगा के एक ही पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास बार बार हमें लिखना ना पड़े पर यूनिट कास्ट। अब आप क्या करेंगे, तमाम कास्ट जो ये वाली है हमारे पास, इनको प्लस कर लें। जब आप इनको प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 55,325। ये तमाम कास्ट, ये जितने भी मैंने यार ये मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इनको अपने ऐड किया।
अब देखें इनमें से तमाम कास्ट में से माइनस क्या हो रहा है, ये चीज, यानी माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज 511 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट क्या थी 2800, और स्क्रैप लॉस जो नॉर्मल लॉस था वो 280। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक ही में पॉइंट में आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी, दैट इज 21.75 पर केजी। दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्या था, जो नेट प्रोसेस कास्ट एंड पर यूनिट कास्ट बाई कास्ट एलिमेंट। अब अगर हम कास्ट एलिमेंट वाइज कैलकुलेट करना चाहें तो हम डिवाइड करते जाएं तो ये पर यूनिट कास्ट आते जाएंगे, सम अप करेंगे तो तब भी 21.575 आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास नेट प्रोसेस कास्ट एंड कास्ट पर यूनिट या पर कास्ट पर एलिमेंट ऑफ जो ना कास्टिंग अपने से कह लें। ओके, स्टेप 5 में अब स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, और इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एज यूजुअल। इसकी जो कास्ट है वो हम बाय एलिमेंट भी लिख सकते हैं और एवरेज करके भी लिख सकते हैं। अब जितने भी यूनिट्स हमारे पास कंप्लीटेड है तो वो है हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट होती है 2620 kgs मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट। अब ये जो हमारे पास अकोमुलेट हुई हुई है 21.75 21.75 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है पाउंड्स के अंदर 56,985। यानी ये अगर दो प्रोसेस में हैं एक इस केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये आप ऐसा समझ लें फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है, ठीक है, 56,985। उसके बाद अगेन जो हम एक लिख लेते हैं कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद कास्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। अब यहाँ पे क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ था, लॉस नहीं हुआ था, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे एबनॉर्मल गेन की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो ये है जी हमारे पास 100 kg, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी चीज से 21.75 पाउंड से, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2175, और इसे नेगेटिव शो करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लें, मे भी मैंने आपको पहले क्लियर ये ना कराया हो कि एबनॉर्मल लॉस हम नेगेटिव नहीं लिखते, एबनॉर्मल गेन को नेगेटिव लिख रहे हैं। उसको इसको क्यों नहीं नेगेटिव लिखते, उसका एक वजह है। उसकी वजह ये क्या है कि हम प्रोसेस कास्ट से इसका लिंक खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं जो लॉस है एबनॉर्मल लॉस वो भी प्रोसेस को चार्ज नहीं होना चाहिए, और जो एबनॉर्मल गेन है वो भी प्रोसेस अकाउंट को चार्ज नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं जाना चाहिए, ना लॉस ना गेन, इन दोनों को जाना चाहिए। जो हमारा कंपनी का मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां जाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल लॉस अगर आप देखते हैं तो हम किस तरफ लिखते हैं, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, यानी कास्ट बढ़ाते नहीं। हालांकि लॉस होने से क्या है, कास्ट बढ़ जाती है, तो हम उसको डेबिट साइड पर नहीं लिखते, इनपुट साइड पे एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कास्ट को कम कर देते हैं कि ये इसकी जगह कहाँ है, इसे शिफ्ट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी तरीके से एबनॉर्मल जो गेन होता है, इस गेन को हम आउटपुट साइड पर नहीं लिखते कि हमें गेन हो गया, बल्कि इसको उसकी उलट साइड यानी डेबिट साइड पर लिख देते हैं, ताकि ये अब जो प्रोसेस अकाउंट है यहाँ से निकल के कहाँ शिफ्ट हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये इसकी रीजंस होती हैं जो हम प्लस या माइनस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख ली चीजें, ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल थी। लास्ट स्टेप प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन है, तो वो हम देखें किस तरह से बनाते हैं। स्टेप 6 प्रोसेस बी अकाउंट। ये अभी जो अब नॉर्मल लॉस की हमने बात की है, डबल एंट्री अकाउंटिंग अभी हम करेंगे, तो फिर उससे आपको फर्दर समझ आ जाएगा। तो ये मैं वैसे टी फॉर्म में बना लेता हूँ, आप इसके कॉलम्स भी बना सकते हैं, जैसे ये पाउंड्स का कॉलम हो गया, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से इसको खूबसूरती से बना सकते हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, कम ना हो, ठीक है।
तो ये पाउंड्स में हमने वैल्यूज लिख ली। ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। ये सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए, यानी ये हमारी कास्ट है और ये हमारी आउटपुट्स है। उस कास्ट का हमने क्या किया। तो कास्ट में अब देखो हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले इनपुट क्या हुआ, जो प्रोसेस ए से हमारे पास कास्ट है वो शिफ्ट हुआ प्रोसेस ए से 1400 kg, और उसकी वैल्यू क्या थी 26,005। उसके बाद हमने एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल लगाया, वो भी 1400 kg, और उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास वह 16,800। यानी इसका रेट भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे 12। और इसको भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 18.575। ये सारी चीज़ें पिछले प्रोसेस ए और ये प्रोसेस बी की इनपुट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कास्ट, ये हमारे पास इस डिपार्टमेंट में थी 4,200। प्लांट ओवरहेड ये हमारे पास है जी 5,800। और उसके बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स एज पर वर्किंग वन, ये था 2,520। उसके बाद आउटपुट है कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, या कंप्लीटेड लिख लें या फिनिश्ड गुड्स वाले लिख लें। तो ये हमारे पास जो आउटपुट है एक्चुअल वो कितना थी 2620 kg, और उसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की हुई है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं 56,985। उसके बाद नॉर्मल लॉस जो केजीज थे 280 kg, ये हमने ऊपर लिख लिए थे, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी हमारे पास वो थी 511। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक ही चीज हो सकती है, या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन एक प्रोसेस में। तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो वो है 100 kg का, और उसकी वैल्यू जो है वो है 2175। ठीक है। अब ये देखें आउटपुट, हालांकि हमें 100 kg आउटपुट ज़्यादा मिली, लेकिन हम उस आउटपुट के बजाय इनपुट पे लिख रहे हैं, क्यों क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से इसे निकाल रहे हैं और से किधर शिफ्ट करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो राइट, बस अब आप इसे कैलकुलेट करें, ये वैल्यूज और ये केजीज हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन केजीज है और ये हमारे पास वैल्यूज है इन पाउंड्स। तो ये 14 and 14 28, और ये 2900 kg, और ये भी अगर आप ऐड करेंगे तो 2900 kg बनेगा। और टोटल करें कास्ट, तो ये आपके पास है 57496 57496 पाउंड्स, और ये भी आपके पास ये बनेगी 57496 पाउंड्स। इन दिस वे ये अब आपने प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो जैसा कि हम ये एक फुल कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ए प्रोसेस का भी वर्कआउट था, इतना सारा प्रोसेस बी का भी था, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता। आपसे कोई एक ही प्रोसेस पूछा जा सकता है, ए या बी। ठीक है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें देखिए हमने कर ली हैं। तो फिलहाल हमने प्रोसेस ए प्रोसेस बी कर लिया। उसके बाद देखिए फर्दर हमारे पास ये अकाउंट्स हैं, हम इनकी तरफ जाते हैं। तो इसके लिए क्विकली हम देखते हैं। तो डबल एंट्रीज सबसे पहले, तो ये आप चीजें जरा देखिएगा कि हम एंट्रीज किस तरीके से पास करते हैं, और चीजें मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा साथ साथ। अब प्रोसेस ए में सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रोसेस ए में जो नॉर्मल लॉस था उसे मैं कह रहा हूँ नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, यानी प्रोसेस ए अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल लॉस था वो था 400 kg। ठीक है, 400 kg था हमारे पास, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 200। ये पाउंड्स में मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोसेस ए में हमारे पास एबनॉर्मल लॉस था।
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इसके लिए देखो मैं प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 3715, 3715, और जो केजी था ये हमारे पास 200 केजी था एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। देखो मैंने दोनों तरफ से प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, प्रोसेस अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद मैं अब बनाता हूँ स्क्रैप अकाउंट। स्क्रैप अकाउंट को मैं करता हूँ डेबिट। ये जो एबनॉर्मल लॉस है, इस ये नॉर्मल लॉस है, दोनों के लिए स्क्रैप यूज करूंगा। कि जो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एबनॉर्मल को देख रहा हूँ लॉस को, कि इसमें से कितना अमाउंट में रिकवर हो सकती है थ्रू स्क्रैप, ठीक है। तो प्रोसेस ए में स्क्रैप का जो रेट था वो 0.5 पर केजी था, ठीक है। और ये देखें 200 केजी है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। तो ये देखें 200 केजी और 0.5 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसे बेचेंगे स्क्रैप में तो हमें ये अमाउंट मिलेगी। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 100 पाउंड्स बनेंगे। इसका मतलब है नॉर्मल लॉस के 3715 से हमें 100 पाउंड रिकवर हो जाएंगे, रिमेनिंग हमें रिकवर नहीं होगा। तो 3615 रिकवर जो नहीं होगा, इट विल बी शिफ्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरीके से क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हमने कैंसिल कर दिया, यानी जीरो कर दिया। ये देखिए एक दफा डेबिट हुआ, एक दफा क्रेडिट, ये होल अमाउंट क्या हो गई, कैंसिल हो गई, डेबिट क्रेडिट। और किधर शिफ्ट होगी, एक तो स्क्रैप में कि हमें 100 रुपीज रिकवर होंगे, पाउंड्स रिकवर होंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक्सपेंस के तौर पर लिखेंगे, क्योंकि ये अब प्योर लॉस हो गया। अब इसी तरीके से यही बात हम नॉर्मल लॉस की करते हैं, कि नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो 400 थे, तो वहां से भी हमें स्क्रैप में जब हम उन्हें बेचेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, स्क्रैप अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस को क्लोज कर दिया। देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। किस लिए क्रेडिट कर रहे हैं, कि हमें 400 केजी के 0.5 के हिसाब से 200 हमें अमाउंट मिल जाएगी। तो ये एंट्री थी आपकी प्रोसेस ए के अंदर, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की। अब इसी तरीके से मैं यहीं पे ही बना लेता हूँ पैरेलल, ताकि आपको याद रह जाए प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस बी में भी हमें नॉर्मल लॉस हुआ और हमने क्लोज कर दिया कि इसको प्रोसेस बी के क्रेडिट साइड पे। तो कितना यहाँ पे था, 280 केजी, 280 केजी का ये हमारा नॉर्मल लॉस था, और इसकी वैल्यू थी 511, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं था, क्या था, एबनॉर्मल गेन था हमारे पास, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन के लिए क्या करते हैं, अभी आपको याद भी होगा हमने प्रोसेस बी को डेबिट किया था, और क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 511 में लिख रहा था, ये इसकी वैल्यू नहीं थी, ये इसमें हमारी क्वांटिटी थी एबनॉर्मल गेन की 100 केजी, और इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास है 2175, 2175 पाउंड्स। अब हमने इसी तरीके से जो नॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं इसको सब स्क्रैप के साथ एडजस्ट करना है। अगेन हम इसे स्क्रैप के साथ जब एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अब नॉर्मल गेन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये पहले क्रेडिट है, खत्म करना है, क्लोज करना है। अब इसमें से जितना रिकवर हो सकता है तो वो हम स्क्रैप में डाल देंगे, स्क्रैप अकाउंट। और जो रिकवर नहीं हो सकता वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रिकवरी का रेट 100 केजी और 1.825 यहाँ पे स्क्रैप का जो रेट था, तो ये हमारे पास होगा 182.5 बन जाएगा ये, और जो डिफरेंस होगा वो है 1992.5, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से नॉर्मल लॉस को हमने क्लोज करना है, क्योंकि वो भी हमें रिकवर हो जाना है स्क्रैप में, स्क्रैप के थ्रू। तो स्क्रैप अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो जितना अमाउंट है वो हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इसको।
ये हमने सेम क्यों लिखा, क्योंकि 280 है और 1.825 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट रिकवर हो जाएगी। एक एंट्री होगी। अब आप यहाँ पर देखें कि जो भी हमारे पास लॉसेस थे या गेन्स थे, हमने उन सब को इकट्ठा कहाँ पे किया, स्क्रैप अकाउंट में। तो अब एक एंट्री होगी कि स्क्रैप अकाउंट को हमने क्लोज करना है, उसमें जब हम स्क्रैप को बेचेंगे तो कैश मिलना है, तो ये एंट्री हम करेंगे। तो ये एंट्री तब कंप्लीट होगी जब हम उनके टी अकाउंट्स बनाएंगे और उनकी बैलेंसिंग करेंगे कि कितना अमाउंट जो है वो रिमेनिंग रहेगी ये स्क्रैप में, ताकि हम उसको क्लोज करें। तो ये आप देखिए, अब हम इनको अकाउंट्स में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ जी इधर नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब आप जरा देखते जाइएगा। तो नॉर्मल लॉस यहाँ पे डेबिट है ड्यू टू प्रोसेस ए, पी ए लिख रहा हूँ 200। फिर नॉर्मल लॉस अगर आप देखें एंट्रीज में तो क्रेडिट है ड्यू टू स्क्रैप विद अमाउंट 200। यहाँ पे फिर नॉर्मल लॉस डेबिट है ड्यू टू प्रोसेस बी 511। फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट है ड्यू टू स्क्रैप 511। देखें ये अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया 711 एंड 711। ओके, अब हम आते हैं एबनॉर्मल लॉस की तरफ। ये समटाइम्स कुछ बुक्स में ऐसे भी है कि एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट इकट्ठे भी बना देते हैं, लॉस एंड गेन। ठीक है, यानी लॉस हुआ तो डेबिट में, गेन हुआ तो क्रेडिट में। मैं वैसे सेपरेट बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो देखें डेबिट हो रहा है ड्यू टू प्रोसेस ए, ड्यू टू प्रोसेस ए अमाउंट इज 3715। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू स्क्रैप एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वैल्यू है जी 100 और ये है 3615। ठीक है, तो ये देखें ये भी हमारे पास बैलेंस हो गया 3715। उसके बाद आ जाते हैं जी एबनॉर्मल गेन की तरफ। जी एबनॉर्मल गेन प्रोसेस ए में तो था नहीं, बी में क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू प्रोसेस बी 2175 और डेबिट हो रहा है ड्यू टू scrap that is 182.5 and remaining is transfer to profit and loss account 1992.5। इसे भी अगर आप टोटलिंग करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा 2175 और ये भी 2175। ठीक है जी, अब एक अकाउंट हमारे पास रह गया दैट इज स्क्रैप अकाउंट। अब देखें स्क्रैप में फर्स्ट प्रोसेस ए में स्क्रैप डेबिट हो रहा है 100 ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस। मैं चेंज कर दूं, एबनॉर्मल लॉस की वजह से स्क्रैप में 100 आ गया। ये आप देख रहे हैं स्क्रैप अकाउंट डेबिट है ड्यू टू क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, स्क्रैप में हमारे पास क्या है, बल्कि नॉर्मल लॉस की वजह से भी ये डेबिट हो रहा है ड्यू टू नॉर्मल लॉस 200। ठीक है, स्क्रैप यहाँ पे भी डेबिट और यहाँ पे भी डेबिट, ये दोनों चीजें लिख ली। उसके बाद अगर हम इधर हैं तो स्क्रैप एक यहाँ पे है और एक स्क्रैप यहाँ पे है। स्क्रैप एक क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन ये है जी 182.5। ठीक है 182.5, मैं इसको जरा क्लियरली लिख लूं, ये है जी 182.5। और फिर स्क्रैप डेबिट हो रहा है ड्यू टू नॉर्मल नॉर्मल लॉस 511। राइट, अब देखें हमने ये सारी स्क्रैप की चीजें लिखी। अब अगर आप देखें तो स्क्रैप का जो है बैलेंस वो इक्वल नहीं। ठीक है, इधर वैल्यू ज्यादा है डेबिट पे
और ये क्रेडिट पे कम। तो डेबिट वाला जो है 5, 7 एंड 8, ये बन रहा है 811, तो इट मस्ट बी 811। जो डिफरेंस है अब हम उसको क्या करेंगे, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या अमाउंट हमारे पास बनती है, 811 माइनस 182.5, तो ये है जी हमारे पास 628.5। तो मीन्स ये हमें स्क्रैप से कैश रिकवर होगा। देखिए कैश अकाउंट डेबिट और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट 628.5, 628.5। तो ये हम लिखेंगे जी, कैश की वजह से स्क्रैप क्रेडिट हो रहा है 628.5, ये फाइनल एंट्री होगी स्क्रैप अकाउंट, ठीक है। तो इन दिस वे अब उन्होंने हमसे एंट्रीज तो नहीं पूछी थी, लेकिन एंट्रीज के बगैर आपसे ये अकाउंट्स कंप्लीट ना होते। तो क्विकली हमने एंट्रीज को भी रिव्यू कर लिया, लास्ट भी हमने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने अब अकाउंट्स बना लिए। अब हमारे पास रिमेनिंग अकाउंट्स कौन कौन से रह गए, तो ये आपके पास देखो नॉर्मल लॉस बन गया। अब नॉर्मल लॉस और गेन इन्होंने इकट्ठे लिखा और हमने अलग अलग बना लिए। फिनिश्ड गुड्स और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट, लास्ट टू अकाउंट्स, दीज आर वेरी सिंपल, परेशान ना हो इसमें। तो सबसे पहले है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट अकाउंट है, जस्ट हमें इसको शो करना है। देखो ये प्रोसेस ए, इसकी जो आउटपुट थी वो किधर चली गई, प्रोसेस बी में। अब प्रोसेस बी की जो आउटपुट है वो क्या कहला रही है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो प्रोसेस बी की जो फिनिश्ड गुड्स है, तो हम एंट्री नॉर्मली क्या करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, वर्क फिनिश्ड गुड्स नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल से अगर शुरू करें तो नंबर ऑफ एंट्रीज बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फिनिश वर्क इन प्रोसेस से हम किस तरफ जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स की तरफ। तो फिनिश्ड गुड्स को हम डेबिट करते हैं और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करते हैं। इसके बैक एंड पे फिर बड़ी डिटेल है, जो कि ये हम कहाँ कैसे इस एंट्री तक पहुंचे। तो इसकी जो लास्ट वैल्यू थी, जो यूनिट्स कंप्लीटेड थे प्रोसेस बी में, वो थे 56,985 पाउंड्स के, 56,985 और 2620 केजीज टोटल जो है वो एक्चुअल आउटपुट थी हमारे पास। तो ये हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे, ड्यू टू वर्क इन प्रोसेस 56,985, ये हमारे पास इतने पाउंड्स की क्या है, फिनिश गुड्स मौजूद है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में। अभी बेचने की कोई बात नहीं, बस ये हमें उन्होंने हमसे पूछा कि फिनिश गुड्स अकाउंट में क्या है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कोई कंप्लीट नहीं बनाना, उसका एक्सट्रैक्ट उन्होंने कहा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पहले भी बात की थी, ये मैं शेप थोड़ा वैसे ही बना दूं जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले पढ़े हुए हैं। तो देखें अब हमारे पास और तो कोई एक्सपेंस नहीं है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं या रेवेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एबनॉर्मल लॉस और एक है एबनॉर्मल गेन, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस जो है हमारे पास, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें कितना लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 3615 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और जो अब नॉर्मल गेन है ये आपका ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, ठीक है। 3615 और 1992.5 यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 3615 और उसके बाद 1992.5। अब एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को लिखें, एक तरफ एबनॉर्मल गेन और एक तरफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और दूसरा जो है आप इनको नेट ऑफ कर ले, जो अमाउंट ज्यादा है वो बस एक ही साइड पे लिख लें। मैं आपको लिए दोनों लिख लेता हूँ। अब नॉर्मल गेन की वजह से जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अब नॉर्मल गेन 1992.5, और अब नॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था 3615। और अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो अब नॉर्मल लॉस जो है वो ज़्यादा आ रहा है, फिर डिफरेंस अगर ले लें
तो वो हमारे पास कितना बनता है ये देख लेते हैं, 3615 माइनस 1992.5, इट बिकम्स 1622.5। अगर हम ये दोनों ना लिखें तो मैं आर यहाँ लिख लेता हूँ, तो एक ही अमाउंट हम लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1622.5। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारा कंबाइन अकाउंट बनाया जा गया होता यानी एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट की तरफ से। तो ये है जी आपका एक कंप्लीट एंड कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली इसमें बहुत सारे बारीक पॉइंट्स जो थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। राइट, तो दैट्स इट, ये आपका आज का